तो आज हम आपके बीच पुनः समास को लेकर आए हैं। समास के बारे में हम सबको पता है, सब पढ़े हुए हैं कि समसनम एक पदी भवनम, यह समास की परिभाषा है। यानी समास का मतलब दो पद जब अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर एक होते हैं तो उस पद्धति को हम समास कहते हैं। इसके लिए परिभाषा है समसनम एक पदी भवनम। समसनम का अर्थ समास वह होता है जो एक पद में बन जाता है। तो जिस पद्धति से वो बनता है उस पद्धति को हम समास कहते हैं। और सभी शब्द के मिलने के तरीके अलग अलग होते हैं, इसलिए इसके अलग अलग नाम हैं। तो नाम के दृष्टिकोण से आपने जाना है पिछले वीडियो में कि हमारे पास समास के 4 भेद होते हैं। चारों भेद में दोनों के पदों की प्रधानता के हिसाब से हम 4 समास बनाते हैं। पहला वह समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभाव। उसका हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, जो माध्यमिक कक्षा में तय है पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम के हिसाब से मैंने अव्ययीभाव समास को देखा है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि हम 10वां वर्ग को लक्ष्य करके चल रहे हैं, इसलिए 10वां वर्ग तक में पाठ्यक्रम इतना ही है। दूसरा समास है तत्पुरुष। तत्पुरुष का अर्थ है कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद मतलब बाद वाला, जो 2 पद है तो एक में पहला पद प्रधान हो, दूसरे में बाद वाला पद प्रधान हो, तो उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष। और दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है तो बहुव्रीहि। और जिसका दोनों पद प्रधान है, उभय पद प्रधान हो, वह है द्वंद्व। अब सारा समास इसी बीच में आएगा। तो अभी जो हमारा लक्ष्य है वह है तत्पुरुष समास। हम समास में आते हैं, तत्पुरुष की बात करते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा है उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। ये पूछेगा नहीं आपको परीक्षा में, लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है, आपका आत्मविश्वास रहे। उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष। जिसका उत्तर पद प्रधान है वो तत्पुरुष कहलाता है। जैसे राज्ञः पुरुष, राज्ञः पुरुष, इसमें इसकी प्रधानता है। यानी राजा का पुरुष, राजा का आदमी, राजा का आदमी, ये जो है ये राज्ञः पुरुष हुआ। तो इसमें जो उत्तर पद है पुरुष, उसकी प्रधानता है। इतना कह देने से अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। राजा का कह देने से अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए इसको कहा गया कि उत्तर पद जिसमें प्रधान हो उसको हम तत्पुरुष कहेंगे। अब तत्पुरुष समास को समझने के पहले, तत्पुरुष समास जो है वह 2 भागों में बंट जाता है। 2 भागों में बंट जाता है। इसको स्पष्ट समझ लीजिए कि 2 भागों में बंटने का मतलब है, एक भाग कहलाता है समानाधिकरण, एक भाग कहलाता है समानाधिकरण, और दूसरा भाग कहलाता है व्यधिकरण, व्यधिकरण। और एक भाग इसमें होता है उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। यह भी सिलेबस में है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये आपके सिलेबस में पढ़ना है, इसलिए इसकी हम चर्चा करते हैं। अब समानाधिकरण का मतलब हुआ जिसके दोनों शब्दों में समान विभक्ति है, वो समानाधिकरण। और जिसके दोनों पदों में समान विभक्ति नहीं है वो होगा व्यधिकरण। और इसमें कहता है उपपद शब्द में, उपपद तत्पुरुष में, कि उप शब्द, उप का मतलब होता है पास में, पास में जो पद है और उसके बाद कृत प्रत्यय से युक्त कोई शब्द है। कृत प्रत्यय आपने प्रत्यय में पढ़ा है। कृत प्रत्यय का अर्थ होता है जो क्रिया में जो प्रत्यय लगता है उसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जिस प्रत्यय से क्रिया बनती है वो सभी कृत प्रत्यय होते हैं। तो कृत प्रत्यय से पूर्व यदि कोई से संबंधित शब्द है तो उसको हम उपपद तत्पुरुष करेंगे। समय आता है तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अब समानाधिकरण तत्पुरुष जो है इसके भी कई भेद हैं। पहला भेद है इसका कर्मधार है, पहला भेद है इसका कर्मधार है। दूसरा भेद है द्विगु,
और तीसरा भेद है नए। ये तीनों तत्पुरुष के ही भेद है। तीनों को हम समानाधिकरण इसमें लाए हैं कि इस तीनों समास में उपपद, ये कर्मधारय में, द्विगु में और नए में दोनों भाग में, दोनों पदों में विभक्ति समान होती है, इसलिए इसको हम समानाधिकरण में लाते हैं। अब इसको देखते हैं। ये कर्मधारय समास का एक दूसरा नाम भी है। इसका क्या नाम है? उपमान उपमेय समास। उपमान उपमेय समास। इसके भी दो भाग हो जाएंगे, उपमान उपमेय, उपमान उपमित। तो वो चर्चा का विषय अभी हमारे लिए नहीं है। उपमान उपमेय। दूसरा कहता है, इसका नाम है विशेष विशेषण। विशेष विशेषण समास, ये इसी का नाम है। इन दोनों में जो पद है वो दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, इसलिए इसका नाम उपपद समानाधिकरण में कर्मधारय, द्विगु और नए तीनों में दोनों पदों में विभक्तियां समान होगी, इसलिए इसको हम समानाधिकरण में लाए। अब इसका उदाहरण देखते हैं। कर्मधारय किसको कहते हैं? कर्मधारय में दिया कि दोनों पद समान हो। तो इस देखिए, कृष्णः सर्पः। कृष्णः सर्पः, इसका शब्द आता है कृष्ण सर्पः। कृष्ण सर्पः। नीलम उत्पलम। नीलम उत्पलम यानी नीला पत्ता, तो इसका होता है नीलोत्पलम। नीलोत्पलम। बस कर्मधारय समास हो गया कि जिसमें विशेष और विशेषण का समास होता है उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहां देख लीजिए, कृष्णा सर्पा, ये सर्प विशेष्य है और कृष्ण उसका विशेषण है। इस दोनों पद में जो समास हुआ तो दोनों ने अपनी अपनी विभक्ति छोड़ी है। इसका भी प्रथमा छूट गया तो शब्द बन गया कृष्ण सर्पा। यहाँ पर नीलम उत्पलम, तो नीलम में उ जुड़ गया तो नीलो हो गया, अनुसार हो गया तो नीलोत्पलम। इन्होंने भी अपनी विभक्ति को छोड़ा। तो ये कर्मधारय समास है। अब द्विगु कहता है, तो द्विगु में कहा कि संख्या पूर्वो द्विगु। द्विगु का अर्थ होता है संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्वो द्विगु यानी जिस कर्मधारय समास में, जिस समानाधिकरण में पहला पद संख्या हो, अगर पहला पद संख्या है तो वह द्विगु समास कहलाएगा। जैसे उदाहरण होता है द्विगु समास का, गौर से देखिए। द्विगु समास का उदाहरण होगा, यहां पर हम लिख रहे हैं। द्विगु समास का उदाहरण होता है, एक अच्छा सा उदाहरण हम आपके लिए ला रहे हैं। इसका उदाहरण होता है त्रिलोकी। त्रिलोकी एक शब्द है, इसमें देखिए पहला शब्द क्या है? त्रि। तो जो ही आपको त्रि मिले यानी कोई संख्या मिले, इसका मतलब है कि वह द्विगु समास है। और इसका जो समासिक विग्रह होगा वो देखिए, त्रया नाम लोका नाम समाहार। त्रया नाम लोका नाम समाहार त्रिलोकी। पंचवटी। पंचवटी, यहां पर भी पहला शब्द संख्या है, इसका भी होगा यही, पंचानाम। पंचानाम बटानाम समाहार। पंचानाम बटानाम समाहार पंचवटी। तो परीक्षा में या तो ये गायब रहेगा, नहीं तो ये गायब रहेगा। ये रहेगा तो ये दिया रहेगा, ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा। तो इसको आपको विकल्प दिया रहता है, वहां उस विकल्प में से सही चीज लेके भर दीजिएगा। सही सिलेक्ट कर लिए तो 1 नंबर होता है। तो ये संख्या पूर्वो द्विगु है। इसके बाद आता है नए। समानाधिकरण का ही भेद है नए। नए का मतलब होता है नौ अर्थ है। नौ अर्थ है नया, मतलब जिसके इसका पहचान है कि जिस शब्द के पहले अ लगा हो,
अकालः। देखिए अकालः, इसमें अ लगा हुआ है। अ का मतलब न समास है। क्यों? तो न अर्थ है, तो इसमें लिखते, इसका समासिक विग्रह होगा न अर्थे। इसका परिभाषा भी होता है न अर्थे नया। अब इसका हम समासिक विग्रह करते हैं तो लिखते हैं न कालः इति अकालः, इति अकालः। देखिए न कालः इति अकालः। अब देखिएगा इसमें एक है व्यंजन है, ये व्यंजन है, तो व्यंजन है तो अ लगेगा, और जहां पर स्वर आ गया तो अन लगेगा। जैसे अनुपस्थित, अनुपस्थित। अब यहां पर देखिए इसको हम लिखते हैं न उपस्थित, न उपस्थित। यहां पर स्वर है, यहां पर व्यंजन है, तो व्यंजन में सिर्फ अ जुड़ा, और यहां स्वर है तो अन जुड़ेगा, तो यहां पर अन हो गया। न उपस्थित तो अ जुड़ा और फिर न आया, और इस न में उस सटा, तो इसमें उ की मात्रा आ गई तो हो गया अनुपस्थित, यानी न उपस्थित अर्थात इति अनुपस्थित। तो ये न अर्थ है नया। जहां पर भी न मिले उसमें अ जोड़ देना है, ध्यान रखना है। जिसके भी समासिक विग्रह में न आ रहा है उसमें अ जोड़ देना है। ध्यान रखना है कि जहां पर व्यंजन है वहां पर सिर्फ अ जुड़ेगा, जहां पर स्वर है वहां पर अन जुड़ेगा, और ये अन बाद वाले स्वर के साथ जुड़ जाएगा, मिल जाएगा। तो उसमें कभी हर्षुकार आ जाएगा, कभी हर्षिकार आ जाएगा, जो भी है, जैसा भी है, इस स्वर को यह अपने अंदर समाहित कर लेगा तो शब्द बनेगा अनुपस्थित। तो ये आज का जो वीडियो है, समानाधिकरण तत्पुरुष को मैंने ठीक किया। एक कर्मधार है, कर्मधारय के भिन्न भिन्न नाम दिए, भिन्न भिन्न उदाहरण दिए, दिगु के भिन्न भिन्न उदाहरण डाले, नए के भिन्न भिन्न उदाहरण डाले। तो हमारा मानना है कि समानाधिकरण आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट करिए। और पुनः करता हूं कि लाइक, सब्सक्राइब, और अपने मित्र, बहुत सारे लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, उनके अलग बगल में भी मित्र है जो संस्कृत को लेकर पढ़ रहे हैं, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं है, तो उनको भी ये जानकारी शेयर करें, उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनके लिए भी भला हो जाए। तो ये एक आग्रह के साथ मैं इस वीडियो को अभी बंद कर रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं ये उपपद विभक्त तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष को स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।